अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। अभी बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में 48 शहादतों के जख्म मुंदमिल नहीं हुए थे कि इस्लामाबाद में 23 शहादतें ताज़ा जख्म दे गईं, जिसने आसाब शल कर दिए, जिसने दिल बोझल कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस किस मासूम का नोहा लिखें, किस किस लाशे पर गिरिया करें। दुख है कि बयां से बाहर है, जुल्म है समझ से बालातर है कि कोई इस कदर बुज़दिल कैसे हो सकता है कि निहत्ते मासूम शहरियों को यूं नमाज की हालत में बारूद की नजर कर दे। कोई इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है कि बेकसूरों पर यूं वार कर दे। लेकिन ये दरिंदे ऐसे ही हैं, इनसे हमारे शहर महफूज है न शहरी, ना हमारी मस्जिदें इनसे महफूज हैं, ना हमारी इमाम बारगाहें, ना हमारे बाजार इनके शर से महफूज है, न खानकाहें। लेकिन ये बुज़दिल हारे हुए हैं, ये संगदिल खौफ के मारे हुए हैं। ये टनों बारूद की बारिश करके हमारे अज़्म, हमारे हौसले तोड़ने में नाकाम हैं। ये कल भी नाकाम थे, ये आज भी नाकाम है। बस हमें इसी अज़्म के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी इत्तेहाद के साथ और इसी यगानगत के साथ एक बार फिर इनको नीस्तो नाबूद करना है, जैसे हमने उनको अभी कुछ बरस पहले ही शिकस्त खोर्दा किया था। हम फिर इसी राह पर गामजन हैं। नाज़रीन, फितरतुल खवारिज की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद तहकीकाती इदारे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमले में मुलव्वस खुदकुश बम्बार के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारी के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों के दौरान खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है, जिसका ताल्लुक दाइश से है। हमले में मुलव्वस 2 अफगान शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशतगर्दों का वहां तक ताक़ुब किया जाएगा जहां तक उनकी सोच भी नहीं जाती। हुकूमत और इदारे पूरी तैयारी के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहर्रिक है और जल्द इस वाक़े से जुड़े तमाम किरदारों को बेनकाब करने के लिए पुरज़्म है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और हमारे नुमाइंदे इस वक्त राय मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे पिम्स के बाद। लेकिन पहले जनरल साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और पाकिस्तान की एक जानिब हम देखते हैं मुसलसल मुख्तलिफ महाजों पर तरक्की, हम मई से लेकर 2024 और आज के दिन तक, लेकिन इस किस्म की जब बुज़दिलाना कार्रवाई होती है क्या किया जाएगा फिर? जी मुदस्सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। इट्स रिग्रेटेबल, बहुत जालिमाना कार्रवाई है जी, जिसका इंसानियत के खिलाफ एक एक्शन है। ये किसी मजहब के खिलाफ या किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। इट इज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, किसी सेक्ट के साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गैर इंसानी जो रवैया है जो पनप चुका है एक टेररिस्ट के अंदर, और ये टेररिस्ट जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उन वो फोर्सेस जो इनके पीछे हैं, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर कर रही हैं, जो इनको सपोर्ट अबेट कर रहे हैं और जो पूरा फायदा उठा रहे हैं इस इकोनॉमिक्स के साथ जो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई है। तो ये कोई न मसलक की जंग है न रिलीजन की जंग है, ये बस जंग पाकिस्तान को कमजोर करने की है और जो इकोनॉमिक्स है या जो फायदा है टेररिज्म का या जो वॉर की जो इकॉनमी है उससे जुड़े रहने का। और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की ये जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है। आई थिंक आपने अपने इंट्रो में बड़ा, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया मुदस्सर। नेशनल रिस्पॉन्स एंड नेशनल रिस्पॉन्स, ये अब कहें कि जी टेररिस्ट है, टेररिस्ट आप मार लिए। देखिए अभी बलूचिस्तान में वाकयात हुए, उन्होंने सिविलियंस को भी शहीद किया और ज्यादातर नुकसान उन्होंने बलूचिस्तान का ही किया। कहीं पुल उड़ा रहे हैं, कहीं वो मसाजिद को उड़ा रहे हैं, कहीं वो पुलिस लाइन को तबाह कर दिया, डीसी का ऑफिस, क्योंकि डीसी के ऑफिस से आजकल उनकी हो रही है तरक्याती फंड्स वहां से जारी हो रहे हैं, स्कूल्स, पुल उड़ा दिए हैं। अभी वहां से तो फौज ने नहीं गुजरना, वहां तो सिविलियन बलूचिस्तान के लोग गुजरेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये नुकसान वहां पे बलूचिस्तान का, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का, और ये रॉ के तौर पर इनको यूज कर रहे हैं। देखिए जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, जो सिक्योरिटी है, उसको तो टेररिस्ट को तो ये लड़ देंगे। टेररिज्म हमेशा बात करता है कि इट हैज टू बी ए सोशल प्रॉन्ग। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। सॉरी, पॉलिटिकल और नेशनल प्रॉन्ग जो है, सोशल प्रॉन्ग वो कलेक्टिव जाना होगा। अभी सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे रेडिकलाइजेशन भी हो रही है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी हो रही है, सबवर्जन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसको किससे रोकना है, किससे चेक करना है? हियर कम्स द गवर्नेंस। पूरा एक गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, होल ऑफ ए नेशन अप्रोच का रोल आ जाता है। 2 दिन पहले हमने तस्वीर देखी जब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा
अफरीदी साहब और कोर कमांडर जनरल बुखारी, वो एक कैप्टन अब्बास के शहीद के जनाजे को दोनों ने कंधा दिया होता। तो दैट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। वो बहुत बड़ा मैसेज था। ये पॉलिटिक्स से ऊपर जाके, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से निकलकर, और इदारों को चाहिए कि अपनी जो चीजें हैं वो जो उनका काम है वो हमें दोनों साइड से जो है वो एक थ्रेट भी है। जैसे आप कह रहे हैं दोनों साइड, मुल्क के अंदर दोनों साइड से थ्रेट है। एक मशरकी सरहद है, एक मगरबी सरहद है। मगरबी सरहद से हमने देखा है मुसलसल जो है भारत की वो कोशिश वो बार बार ये कर रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ उसको बढ़ावा दिया जाए। उसमें टीटीपी भी, उसमें टीटीए की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो शायद वो भी अदा वो नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो बहुत स्लो है, लेकिन बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान के ये मई के जंग के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर इंटरनेशनली हमने ये देखा है, रिकग्निशन है। अब इसको सबूताज करना कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी की सूरत हाल है, ये पोर्ट्रे करना, इसको कैसे काउंटर किया जाए सफारती सतह पर? पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो बेहतर सूरत हाल होती हुई है, इस पे अब 2 प्रेसिडेंट बैक टू बैक आपने देखा पाकिस्तान में आई, एक बड़ी कामयाबी। उसके बाद इस किस्म के वाकयात का होना। देखिए, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, एक तो पहली बात यह है कि जो ईस्ट और वेस्ट से दोनों अलग बॉर्डर्स हैं, लेकिन एफर्ट एक ही आ रही है। जी हाँ, लेट मी पुट इट लाइक दिस कि ऑपरेशन संदूर 2.0 यही है जो हमारे खिलाफ शुरू हो चुका है। दिस इज ऑपरेशन संदूर 2.0, लेट देयर बी नो डाउट। ये कोई इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है कि पहले भी चले जी, पास्ट में भी होते थे। पास्ट के वायलेंस के इंसिडेंट्स वर डिफरेंट। आज का जो इंसिडेंट है ये वॉर का हिस्सा बन चुका है। तो इसका इंसिडेंट के सिर्फ रिस्पांस नहीं जाना टेक्निकल लेवल पे, इसका आपने जिस तरफ अभी इशारा किया कि ये ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिस्पांस जाना है टू बोथ द स्टेट्स जो इनको हमारी तरफ भेज रहे हैं, टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो वो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो रिस्पॉन्सेज जाएंगे और हमारी डिप्लोमेसी को अब ये चीजें लेकर जानी होंगी। अब चाइना की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चाइनीज को ताजिकिस्तान में भी टारगेट, जो एक्सटर्नल ड्राइवर्स हैं इस वॉर जो हमारे अगेंस्ट छेड़ी गई है, इसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज दिस सीपैक एंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट BRI। वो बिल्कुल टारगेट है एक्सटर्नल जो टारगेट्स में से, और इंटरनल में पाकिस्तान की वो तरक्की को नहीं देखना चाहते, और फिर लोकल लेवल तक वो इवन स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक वो चले गया कि जहां जहां से बलोचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की होनी है, उन एलिमेंट्स को वो हमेशा DC को ही क्यों अगवा करते हैं बलोचिस्तान के अंदर? वो ये सिंबॉलिक वो ये चीजें बताते हैं कि जिस DC ऑफिस को आपने फंड्स दे रहे हैं, जहां से मॉनिटर कर रहे हैं, तरक्याती फंड लेके आ रहे हैं, या जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने करनी है, वो ऑफिस हम हिट कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद को जो मैसेज दिया उन्होंने कहा जी ये खुली वॉर है आपके साथ, वो चल रही है। अब ये ISIS हो, ISKP हो, IMU हो, जो भी हो, ये अफगानिस्तान के अंदर अब एक कंसोर्शियम डेवलप हो चुका है जी, जिसको तहरीके तालिबान अफगानिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रही है कि फ्रिक्शन उनको चाहिए, उनकी नेसेसिटी है, लड़ाई उनकी नेसेसिटी है टू स्टे इन पावर, स्टे कनेक्टेड विद दिस टेररिज्म इकोनॉमी, ताकि ये पैसा, इलीगल स्पेक्ट्रम का पैसा जो पावर में बैठे हुए हैं, क्योंकि ना डेमोक्रेसी है, उसका जो है वो सीधा सीधा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को किसी न किसी सूरत में दिया जाता है। जल सब साथ रहिएगा। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदा भी हैं जो पिम्स के बाहर हैं, सूरत हाल जान लेते हैं। आज 33 जो हैं वो अमवात की तस्दीक हुई और मैयतें भी हवाले कर दी गई। मुर्तज़ा, इस वक्त जो ज़ख्मी हैं क्या कहा जा रहा है उनके बारे में, और अभी तक जो पेशरफ्त हुई है तहकीकात में, उसके बारे में आगाह करें। आज बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आप ये कह सकते हैं कि कोई 65 के करीब जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, और अभी मजमूई तौर पर जो ज़ेर इलाज हैं उनकी तादाद 97 है, जिनमें से कोई 64 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और उनमें से भी 20 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जबकि हमारे पास जो दूसरा हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर 19 मरीज़ लाए गए थे, और उनमें से इस वक्त 13 ज़ेर इलाज है, जिनमें से जो 3 की हालत है वो तशवीशनाक है। और इसी तरह जो रावलपिंडी वाला बेनज़ीर हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एक जो मरीज हैं वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देख ही लिया कि जो आज कल मोहसिन नकवी ने यह कहा था कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो भी इनमें मुलविस होंगे उनको सामने लेकर आ जाएंगे, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही एक बड़ी कामयाबी मिली है और 4 बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट किया गया। इससे पहले हम देख रहे थे कि नाकों के ऊपर ज़्यादा सख्त चेकिंग नहीं की जा रही थी, लेकिन हर नाके के ऊपर भी चेकिंग को सख्त किया गया और यकीनी बनाया जा रहा है कि दोबारा
ऐसी कोई हरकत करने में कामयाब ना हो सके। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद के अस्पतालों के अंदर जितने भी जो मरीज़ हैं वो दाखिल हैं, उनके तेज़ी से ऑपरेशन जारी हैं। इस वक्त तक भी कोई 20 जो है वो बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि जो ज़ख्मी हैं उनकी जान बचा ली जाएगी और होपफुल हैं कि जो तशवीशनाक हालत में भी हैं उनको भी बचाने में इस वक्त डॉक्टर्स भी मसरूफ हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें भी बड़ी कामयाबियां दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से। जनरल साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की कि दोनों का मिलकर वो चलना और गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है, वो हुकूमती जिम्मेदारियों अदा भी हो रही हैं, लेकिन उसका एक पूरा मैकेनिज्म बनना बहुत ज़रूरी है। जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा राय, आप हमारे साथ मौजूद थे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने को हैं। इंतखाबी अमल से हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी की ऐसी फ़ज़ा कायम जो आज तक मौजूद है। अपोजिशन जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कल मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही हैं। अपोजिशन जमातों के मुताबिक 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था, जिसके खिलाफ कल दुकानें बंद करके एहतजाज किया जाएगा और मगरिब के बाद मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। नाज़िम, ये एहतजाज इस वक्त होने जा रहा है जब इस्लामाबाद में फितनतुल ख़वारिज ने मासूम शहरियों को नमाज पढ़ते हुए निशाना बनाया, जिसके बाद पंजाब में जारी बसंत की सरकारी तकरीबात को मनसूख कर दिया गया। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कल के एहतजाज की भरपूर तैयारियां जारी हैं और अभी तक ये सवाल है कि क्या ये एहतजाज कल से होगा और क्या किया भी जाएगा या नहीं, और क्या अपोजिशन जमातों का यह एहतजाज कामयाब भी होगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत हो गई है और अब तमाम लोग क्या मिल के कोई एहतजाज की प्लानिंग हो रही है? कल 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है एहतजाज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं अगर उसको दूसरे जाविये से ये देखूं तो शायद मैं ये कह जाऊं कि अगर ये डाका ना डलता और ये डाका जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट, वो क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस के साथ हुआ कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान लेके। अच्छा, बल्ले का निशान जब आप वापस लेते हो तो वो उससे पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ उसका निशान जाता है। लेकिन वहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जो इलेक्शन कमीशन था उसने पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिस्ट नहीं करने दिया, उनको पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बताया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वो आज़ाद लड़े। उनको आज़ाद नहीं लड़ना चाहिए था, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए था, मगर बगैर सिंबल के। ये उसूलन होना चाहिए था। फिर उसके बाद जब उस चीज को रिवर्स करने की कोशिश की तो 2 लोग जो माइनॉरिटी में थे उन्होंने एग्जेक्टिव को कहा कि भाई आप इनकी बात ना मानो, उनको नवाजा गया है। और उस लिहाज से आप देखो, फिर वो इसी जो जिस लिहाज से नवाजा गया है उन्होंने फिर उस नवाजने की बेसिस पे गवर्नमेंट को जो रिजर्व सीट्स थे वो तोहफे में दिए कि जी ये भी चोरी कर लो अभी आप लोग। तो उस लिहाज से ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये लाजिम है कि आप लोग उसका एहतजाज करें। ये बहुत बड़ा डाका था और मेरी नजर में अगर ये डाका ना डलता तो शायद आज पाकिस्तान के इतने बुरे हालात ना होते, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एवरीथिंग। हम 4 साल से पाकिस्तान के बदतरीन दौर से गुजर रहे। 1.7 जीडीपी जो कि पाकिस्तान की ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है। जी डॉक्टर साहब, जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं कि डाका है, उसके बाद भी हमने मुसलसल आपके एहतजाज और चीज़ें ये देखी हैं, लेकिन अब आप अपना इतना एक बार सेट करते हैं, एक हाइप इतनी बनती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करेगी इस तरह से, क्या चक्कर है? वो आप उसी को जी सिंध निकलेगा, पंजाब निकलेगा, केपी निकलेंगे, लोग आएंगे, फिर वो चीज़ हो नहीं पाती। अब 8 फरवरी का वो जो एक मोमेंटम हम सोच रहे थे वो हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा, जो हमें रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, क्या उसकी वजह है? देखिए, रिपोर्ट्स आपको मिल रही है नहीं मिल रही है मुझे उससे नहीं मतलब, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश के लिहाज से हम
हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग एहतजाज करें। मेरी कोशिश में अगर गवर्नमेंट बुखलाती है तो इसका मतलब है मेरी कोशिश बहुत स्ट्रांग है। अगर मेरी कोशिश की वजह से गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है ना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं जो मर्जी करते हो करो, दैट मीन्स गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इमरान खान के जमाने में ये लोग सारे आए थे कि हम लोग ट्रेन में होकर आते हैं, वो इन्होंने एक बोगी कराची से बुक की थी, मेरे ख्याल में उसमें भी आधी सीटें खाली रह गई थी, लेकिन बहरहाल वो लोग आ गए थे। फिर यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया गया, उनके जलसे को फैसिलिटेट किया गया, उनको बताया कि आप इस जगह पे आराम से जलसा करो, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। अभी अभी आप देखें, यहाँ पे हम लोग एहतजाज का ऐलान करते हैं, वहां पे पंजाब में क्रैकडाउन शुरू, सिंध में क्रैकडाउन शुरू, हर जगह पे क्रैकडाउन शुरू, इस्लामाबाद पिंडी में क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो कि यार आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, ये क्रैकडाउन इज द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और मैं इस क्रैकडाउन तो क्या समझता हूँ कल का जो आपके एलामिया परसों, उसमें तो ये कहा कि जी दिन भर जो है वो दुकानें बंद रखी जाएंगी, शाम को मशलबरदार जुलूस होंगे। तो ये दुकानें बंद रखने और मशलबरदार जुलूस तक महदूद अब हो गया, जो इतना आपका शदीद एहतजाज था अब वहां मुख्तसर कर लिया आपने। देखिए ये डिसीजन जो है ना, ये डिसीजन पार्टी का डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है, हाउ दे वांट टू प्ले इट। लेकिन मेरा ये ख्याल है, चूंकि ये पहले था और अभी मौलाना साहब ने अभी ज्वाइन किया है, सो यू नेवर नो कल के लिए चीजें बदल जाए, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये भी प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि कल के लिए लाया अमल एकदम जरा फर्क हो जाए, हो सकता है वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी। और चूंकि देखिए ये पूरे मुल्क में है, ये किसी एक जगह पे कन्वर्जेंस नहीं है, ये पूरे मुल्क में एक डिफ्यूज किस्म का वो होगा जो पूरे मुल्क में होमोजेनस तरीके से फैलाया जाएगा। उसके लिए मेरे ख्याल को किसी इंतजामिया को कोई बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हर जगह पे है ना, इस सड़क पे भी है, उस सड़क पे भी है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, ये दोनों मिल जाते हैं एज एन ऑपोजिशन पार्टीज, तो आपका तकरीबन 90% ऑफ द स्ट्रीट पावर तो ये दोनों कवर कर लेते हैं, 90-95% वो कर जाते हैं। तो दैट वुड बी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अराउंड द कंट्री। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर साहब, 8 फरवरी के एहतजाज के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेसिक मतमा नज़र है वो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब रिहाई जो है वो रसाई तक बदल गई है कि अब रसाई भी उन तक नहीं हो पा रही है। आप ख़ुद भी किसी न किसी तरह उनके मौलिज शायद रहे हों, मशवरे भी हों, लेकिन डॉक्टर साहब उनके वो वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान की रिहाई की कोशिश भी करेंगे कल के एहतजाज के लिए, या सिर्फ वो 8 फरवरी के मामले पे? देखिए मेरे ख्याल में दो चीजें हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक मौकफ है, और एक ऑपोजिशन जमातों का अपना मौकफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ होगा उसमें इमरान खान की एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर की रिहाई और बाकी असीरान की रिहाई would be one of the factors के जो के सबसे ऊपर होगा कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना चाहिए। एक चीज जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। जो ऑपोजिशन जमातें होंगी मेरी नजर में, उनका जो पहला मौकफ होगा वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होगा। उनका दूसरा मौकफ होगा कि इलेक्शंस जल्दी कराओ, इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए, और ये चीजें होती है। और तीसरा मौकफ ये होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं होने चाहिए। हमारा हो सकता है सीक्वेंस ऑफ चीजें फर्क हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द इश्यूज इन पाकिस्तान में ये इश्यूज है। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना जरूरी है। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं करते तो फिर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ रहे, उससे पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये वन वे और अनदर वे दे आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। लेकिन डॉक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो बहुत से सवाल होते हैं कि आप इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो स्पार्लिंग नहीं कर पाते हैं। उसका एक इवेंट होता है, चीज़ें होती हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर इवेंट होता है, इवेंट टू इवेंट चल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अब होने लग गया है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता थक गए हैं, या वो उस तरह से अवामी सपोर्ट नहीं मिल पाती जो स्टार्ट में थी आपके बाद 2024 के इलेक्शन के बाद। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जितना जुल्म हुआ है ना, इस जुल्म के साथ मुझे एक बात बताएं,
जब आपको या लोगों को ये कहा जाए कि आपकी बेटियों की हम लोग इज्जत की परवाह नहीं करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, उनको अगवा करेंगे, आपके बेटों को ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज्यादा लोग इससे घबरा जाते हैं। और मैं आपको रफली अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें, जब 1970s में, लेट 70s में जब ज़ियाउल हक आया था और उसने आके पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की थी, तो पीपल्स पार्टी जो कि उस वक्त 81 सीटों के साथ पूरे पाकिस्तान में थी, वो 17 या 14 या 17 सीटें रह गई थी पीछे, जो उनके साथ रह गई थी और उनके साथ खड़े रहे थे लोग, बाकी तो सारे इधर उधर तितर बितर हो गए थे। तो उन्होंने एक सिग्निफिकेंट उनको डेंट पहुंचाया था। इसी तरीके से 1999 में जब मुशर्रफ आया था और जो मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए थे, तो ये 2/3 मेजोरिटी थी जो हंड्रेड्स में थी और उसके बाद सिर्फ 25 लोग उनके साथ रह गए थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा बड़ी जमात बन के बाहर निकली है, उसमें कम नहीं हुए, वो ज्यादा लोग छोड़कर गए हैं, वो अपनी जगह होगा, लेकिन जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें 2/3 मेजोरिटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर निकली है। सो ये देखिए, ये टोटली ऑपोजिट है तो पास्ट में हुआ। तो अब ये चीजें जो है ना, ये इनसे हजम नहीं होती कि यार ये किसे, अच्छा उसमें वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक जो प्रिजनर था उसने कहा कि यार ये लोग मुझे मार देंगे या ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये उसके अल्फाज थे। दूसरा प्रिजनर था, उसने कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो ताकि मैं बाहर चला जाऊं। अब ये तीसरा प्रिजनर है, ये जेल में बैठ के कह रहा है कि यार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाकी लोग इससे डर रहे, ये जेल में कह रहे। मकसद ये है कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये आदमी अब जो तीसरे प्रिजनर हैं उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें डॉक्टर साहब वो किस तरह होती हैं, और अब मजमूई तौर पर तमाम सियासी जमातें कल के एहतजाज का लाए अमल और उसके बाद के होने वाले नताइज, और ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुलाकात जो मुस्तकबिल में हो रही है, उस पे हवाले से अगले आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। तरफ तो मेगा इवेंट का आगाज हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने के फैसले पर कायम है, और वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही यह तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान से निस्बतन आसान हरीफ नीदरलैंड के खिलाफ बमुश्किल फतह हासिल की है, जिसके बाद पाक भारत मैच ना होने की वजह से पाकिस्तान को बकिया मैचेस में जीत तो दरकार है, लेकिन इसके साथ नेट रन रेट को भी मद्देनजर रखना है। आज पाकिस्तान टीम जीत तो गई, लेकिन आखिरी ओवर में जीत नेट रन रेट के लिए कोई खास फायदामंद साबित नहीं हुई। दूसरी जानब नाज़रीन, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, लेकिन सबसे अहम मामला आज भी वही है कि पाक भारत टाकरा ना हुआ तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी को शेड्यूल पाक भारत टाकरा ना होने की सूरत में आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को अंदाजन 45 से 50 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जबकि इश्तहारात और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में 15 से 20% कमी का भी खदशा है, और श्रीलंका को भी तकरीबन 11 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब भारत के साथ पाकिस्तान के लिए भी आने वाले वक्त में कुछ मुश्किलात क्या खड़ी कर सकता है। कल को पीएसएल में दीगर ममालिक के बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी देने से मना कर सकते हैं। पाकिस्तान को आईसीसी की रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत मिलने वाली रकम से भी क्या हाथ धोना पड़ सकता है, और रिवायती हरीफ भारत पाकिस्तान की आईसीसी में रुकनीत के खात्मे के लिए भी कोई साजिश कर सकता है। नाज़रीन, भारत के खेल को सियासत चढ़ा दिया। अब सवाल यह है कि सियासत और भारतीय हठधर्मी की कीमत खिलाड़ियों के ख्वाबों से ज्यादा क्या अरबों रुपए के नुकसान की जिम्मेदारी कोई कबूल करेगा, और अगर पाक भारत मैच ना हुआ तो क्या वर्ल्ड कप अपनी असल कशिश बरकरार रख पाएगा। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब, और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर तज्ज़ेकार सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बट साहब, सबसे पहले आज के मैच के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सर बट साहब, आज का जो मैच था, शाहीन आफरीदी के देख रहे थे, ग्रासी पिच भी थी, नए बॉल के साथ तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए। क्या आपको पाकिस्तान के 147 जो है वो कंसीव कर लिया नीदरलैंड के खिलाफ, बॉलिंग आप समझते हैं कि जस्टिफाइड? हेलो जी बट साहब। जी, देखिए, जहां तक शाहीन का ताल्लुक है तो पिछले काफी टाइम से कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म नहीं है उनका, बॉल स्विंग नहीं हो रहा जो उनकी स्ट्रेंथ थी।
पेस भी लो हुई है, एवरेज पेस उनकी 135 से लेस है पिछले काफी मैचेस से। सो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। अर्ली ऑन वो विकेट्स लेते थे, लेकिन वो पाकिस्तान को वो बड़ी देर से वो चीज नहीं मिल रही उनकी तरफ से। सलमान मिर्जा ने आके अप फ्रंट विकेट्स लेने शुरू किए, लेकिन हम पिछले काफी बिल्डअप में ये देखा हमने कि साइम अयूब ने आगे इन करे थे। लेकिन आज जो है वो चेंज देखा कि दोनों फास्ट बॉलर ने बॉल किए, क्योंकि ये पिच उतना ग्रिपिश नहीं था या इस पिच पे घास थी और बैटिंग के लिए कंडीशंस बेहतर थी। क्योंकि पाकिस्तान में जब हमने पिचेस देखी बायलैटरल्स में, वो सारी स्लो एंड लोअर ड्राई पिचेस थी। ये क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो शायद इसमें उतनी स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव पिचेस ना हमें देखने को मिले, तो पाकिस्तान ने थोड़ी स्ट्रेटजी बदली। लेकिन ये है कि शाहीन आउट ऑफ टच बिल्कुल नजर आ रहे हैं, रिदम में भी नहीं है, और वो फिटनेस भी जो उनकी है वो भी कोई बहुत कह लीजिए कि अभी तक इनकरेजिंग नहीं लग रही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, सीनियर बॉलर हैं, तो जिस तरह का स्टार्ट उनसे हम तवक्को करते हैं अभी तक नहीं है। अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए अप फ्रंट वो अच्छा स्टार्ट मिलने के मौके ज्यादा हो जाएंगे। नए बॉल के पाकिस्तान जी 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 नए बॉल के साथ पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा कमबैक किया बाद में। बिल्कुल, वो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया नए बॉल के साथ। यही हुसैनी, अगर आज हम पिच की बात करें, श्रीलंका में वो भी ग्रासी पिच, और पाकिस्तान नए बॉल के साथ जो एक होता है रिदम फास्ट बॉलिंग में, वो शाहीन का नजर नहीं आया। पिच ग्रासी आपको क्यों लग रहा है? हाई स्कोरिंग मैच हमने मैक्सिमम देखे आईसीसी इवेंट्स में, यहाँ सूरत हाल डिफरेंट थी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और मैं सुबह से ही ये तबसरे सुन रहा हूँ कि आईसीसी ने जो है वो बीसीसीआई के साथ मिलकर मुश्किल पिच का इंतखाब किया। श्रीलंका में जो है वो पिचेस के ऊपर ग्रास नहीं होती, इस पिच के ऊपर ग्रास रख दिया गया। तो मेरे साथ सुबह पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जिन्होंने 1987 में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में भारत को हराने में इकबाल कासिम के साथ बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की बात हो रही है। जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं, वहाँ बारिश रही है, उनका कहना ये था कि इसके ऊपर ये ग्रास तो एक नॉर्मल सी ग्रास है, ये कोई मुश्किल का सबब नहीं बनेगी, ना ये फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट खेले हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंतखाब करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में नेदरलैंड ने स्टार्ट किया, जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों के बल्ले पर बॉल आ रहा था, और अगर आप आज का मैच देखें तो एक टाइम पर पाकिस्तान के 10 ओवर में 90 रन थे, 2 आउट थे, और केक वॉक लग रही थी कि 60 गेंदों पर आपको 58 रन की जरूरत थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपके साइम अयूब, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान, शादाब, मोहम्मद नवाज, कोई एक नाम तो नहीं है ना, ये मैंने 6 नाम आपको गिनवा दिए। इनका अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पिच से तो कोई भी नहीं आउट हुआ, सब अपने गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए। तो अब अगर आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे, अपने साथ ज्यादती करेंगे, और अगर आप इस टीम की बात करते हैं तो ये टीम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मुस्तनद बैट्समैनों के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी और अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ऐसे ही दिल के जो लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मुस्तनद बैट्समैन के हवाले से। सलमान भट्ट साहब, बाबर को खिलाना आज के मैच में आप समझते हैं कि वो ठीक था, फ़खर का ड्रॉप ठीक था, साथ ही साथ बाबर आज वो खुद कप्तान रहे हैं, बहुत बड़े ग्रेट बैट्समैन हैं, लेकिन वो आज गेम रीड नहीं कर पाए, और जिस किस्म का शॉट लगाया उसके बाद के बड़ा आसान था, और जिस पेस पे बाबर खेलते हैं उसमें तो मैच था कि वो ईजिली वो जीत लेते। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जो कैपेसिटी है टू मेक अ डिसीजन या फिर कोई अपने बारे में भी फैसला करने की, वो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अचानक वो ओपनर बन गए या टीम मैनेजमेंट के कहने पे ओपन चले गए। लेट्स पुट इट एनीवे आउट ऑफ दोज बोथ, ये ठीक नहीं है। अब वो टूर्नामेंट से एक सीरीज पहले जो है वो नंबर 3 से नंबर 4 पे आए, क्योंकि कप्तान अच्छा खेल कर कप्तान ने कहा कि मैं खेलूंगा। सो व्हेन यू आर फ्लोटिंग लाइक हिम, कि ना आप ऊपर हैं अपनी जगह पे, ना वन डाउन है, फिर 4 पे आप आते हैं, तो वो आपकी गेम के साथ कोइंसाइड नहीं करता। कोच ये कहता है कि आप मैच फिनिश करने का आपका जॉब है, बाकी टीम आपके इर्द गिर्द खेलेगी, तो फिर आप इर्द गिर्द खेलने दें टीम को। फिर आज आपने हिट मार के खुद छक्का मारने की कोशिश की, जबकि आपके सामने शादाब थे, उसके बाद नवाज थे, उसके बाद फहीम थे। तो आपका काम नहीं था वहां पर इस तरह की शॉट खेलना, क्योंकि इसी जॉब के लिए बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि आपको लिया जा रहा है। तो आई गेस के जैसे आपने कहा कि वो रीड नहीं कर पाए, आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं 4 साल,
आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं यार, अगर अभी भी आप सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे तो आई थिंक ये ओनस उन्हीं के ऊपर है। ये किसी ने जाकर उन्हें नहीं बताना कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। एक अच्छे प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि उसने उस सिचुएशन में क्या करना है। तो आई थिंक पाकिस्तान को अर्ली स्केयर मिला है आज। फहीम अशरफ का वो कैच अगर हो जाता खुदा न खास्ता तो जाने इस वक्त हम क्या बात कर रहे होते लेकिन थैंकफुली वो उनका दिन अच्छा था, उन्होंने 3 शॉट मारे, अच्छे शॉट मारे, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को जो है साइम अयूब ने अब अच्छा खासा गेंद बल्ले में लग रहा है, फजूल शॉट मारी, पता नहीं वो 9 लुक से कब निकलेंगे। इसी तरह साहिबजादा फरहान है, मिड विकेट पीछे है, मिडॉन पीछे है, आप 47 पे हैं, रन बॉल से कम यानी 6 की एवरेज से कम रिक्वायर्ड रेट है और आप एक टेनिस की 4 हैंड की तरह शॉट मार रहे हैं जो कि आप पावर जनरेट ही नहीं कर सकते उस हाइट के बॉल पे। तो या तो आप उसे कीपर के ऊपर से खेल दें जैसे आजकल बहुत सारे प्लेयर्स मॉडर्न क्रिकेट में खेलते हैं शॉट, वो भी उन्होंने नहीं खेला। तो अनफॉर्चुनेटली सबने गलतियां की बाद और बैटिंग जो है वो अब उसको भी देखना है बॉलिंग के साथ, जैसे आपने बट सब बात की है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी अहम है जिसके आज दोनों से मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान इंडिया बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, या हुसैनी आपके पास भी कुछ खबरें होंगी, यकीनी तौर पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान अपनी बात मनवा ले अगर मैच में भी होता है। मुदस्सिर देखिए, टाइम विल टेल यू क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ही क्लियर स्टांस है हुकूमत पाकिस्तान का। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कैटेगोरिकली कह चुके हैं और बार बार ये सवाल आपके कप्तान से होता रहा है और वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जी हम अपने हुकूमत और अपने क्रिकेट बोर्ड के फैसले की जो बात है उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको फॉलो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 आईसीसी इवेंट से हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं बतौर खिलाड़ी, और जो दूसरी चीजें हैं वो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हो लेने दीजिए, चीजों को वाजे हो लेने दीजिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में तो बड़ी थरथल्ली है। और आज उनको एक और जवाब मिल गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 15 तारीख का मैच खेलने से मना किया है। तो पाकिस्तान टीम जो है वो 7 तारीख को कोलंबो के सेनहालीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेगी नहीं। वो तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम को जो है वो कहा जाएगा होटल खाली कर दें और वापस पाकिस्तान चले जाएं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और आज उनको एक और मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर वो ये बहुत खुश हो रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो नीदरलैंड से हार जाएगी। लेकिन खेल है, हार जीत हो जाती है। और आज जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके साथ अमेरिका ने किया है, वो तो उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव बीच में आ गए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि फहीम अशरफ का कैच अगर ड्रॉप ना होता तो ये हो जाता वो हो जाता, तो आज अगर सूर्य कुमार यादव नहीं खड़े होते तो शायद भारत की टीम जो है वो 100 से भी कम स्कोर पर आउट हो जाती। लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और वो ये है कि जो फुल मेंबर कंट्री की टीमें हैं जब वो एक दूसरे के मुकाबले पर खेलती हैं, एक दूसरे की खामियों का खूबियों का पता होता है। बट ये जो आईसीसी की एसोसिएट मेंबर मुल्कों की टीमें होती है ना, यही दिक्कत का सबब बनती हैं, वक्ता डालती हैं। 2007 में आज दोनों मैचेस में ये चीज़ जो है वो देखने में भी, या आप बात ठीक कर रहे हैं कि वो नज़र भी आई है, पाकिस्तान का मैच भी और इंडिया के मैच पे। सलमान भट्ट साहब, पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंशियल इक्विटी जो है वो भी दिखाई, ब्रांड इक्विटी भी साबित कर दी कि 62% जो पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का है। अब अगर मैच की जो बैकडोर की बातें हो रही हैं कि राब्ते भी हो रहे हैं, पाकिस्तान क्या क्या मनवा सकता है इंडिया के साथ? टेस्ट सीरीज पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन जो है वो मिलता है, इंडिया को $231 मिलियन जो है वो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है। ये चीज़ें करके पाकिस्तान कुछ हासिल कर सकता है अगर मैच खेलने की जानिब जाते हैं तो? देखिए, डिपेंड करता है कि जो भी आप राब्तों का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान क्या चीज़ें रखता है आगे, कि इसकी बिना पर पाकिस्तान अपना डिसीजन जो है वो तब्दील करेगा या आगे जाके इंडिया से इसके बाद भी जब खेलना होगा तो किस बेसिस के ऊपर खेलना होगा, तो डिपेंड करता है। और जो आपने जिक्र किया ये सभी चीजें उसमें हो सकती हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया की जो है ना एरोगेंस की इंतहा हो गई है और वो इकोनॉमिक मसल के ऊपर उस हद तक आगे बढ़ गए हैं जहां पर दुनिया में शायद कोई बचा नहीं है कहने वाला कि इंडिया ठीक कर। हर बंदा यही कह रहा है कि इन्होंने खेल में पॉलिटिक्स को लाने वाले ये हैं और हर कदम कदम पर ये अपनी मनमानी करते हैं और इसकी वजह से क्रिकेट और स्पोर्ट जो है ये खराब हो रही है। और चाहे वो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों से नाम निकालना हो, चाहे पाकिस्तान का टूर ना करना हो, चाहे आपने हाइब्रिड मॉडल इंड्यूस कराना हो, चाहे आपने हैंडशेक ना करना हो, चाहे आपने ट्रॉफी ना लेनी हो, और चाहे आपने मैच जीत के अपनी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करना हो, ये सारी चीजें किसी और मुल्क ने नहीं की, इंडिया ने की। एग्जैक्टली। तो अगर हाइब्रिड मॉडल इन्हें मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं मिल सकता?
और अगर इनकी गवर्नमेंट के ऊपर आईसीसी कुछ नहीं कहती तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी एक फैसला किया है, वो जो भी सोच समझ के किया है, पाकिस्तान ने तो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फॉलो करना है। सही। तो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट उनके लिए उसी हैसियत को रखती है जो इंडिया की गवर्नमेंट उनके लिए रखती है। तो अब आई थिंक ये दिस शुड बी वेरी क्लियर इन द फ्यूचर। और पाकिस्तान के पास मौका अच्छा है, और पाकिस्तान का ना खेलना जो है वो नुकसान पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए है, क्योंकि सब इस मैच से फायदा उठाते हैं। ये एक और इंडिया इम्पोर्टेंट ये पॉइंट जो है। पैसे लाने की बात करता है, अगर इंडिया पैसे लाता सिर्फ अपने खेलने से, तो फिर ये किसी को भी पैसा ना देते, फिर ये आपस में खेल लेते। एग्जैक्टली। तो अगर इनको अभी भी इनको कोई खुमार है, तो मेरा ख्याल है एक साल आपस में खेल के देख लें, पता लग जाएगा कितना पैसा आता है और कितने लोग इनके राइट्स खरीदते हैं, सब पता लग जाएगा। पाकिस्तान के बगैर जो पूरी दुनिया की जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त अब देखना है कि हुकूमत क्या फैसला करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी किस तरह से आगे चीज़ों को बढ़ा पाते हैं, मैच होता है या नहीं होता। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब आपके वक्त का, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ, और सलमान बट साहब हिट बैट्समैन साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।